हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं विश्व भूगोल की श्रृंखला में। विश्व भूगोल की श्रृंखला में मैंने आपको इसके पहले आपके पर्वतों के बारे में बताया था कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है या पर्वतों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सारी बातें पर्वतों के बारे में उस क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, ये आपका क्लास जो होगा भूकंप के बारे में होगा। तो भूकंप की जितनी भी चीज़ें होती हैं, भूकंप के बारे में जो भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो भी प्रश्न बनते हैं भूकंप के बारे में, सारी बातें इसके अंतर्गत आप करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। भूकंप। तो जब भी आप भूकंप के बारे में चीज़ें सुनते होंगे, जो भी प्रश्न बनते हैं अलग अलग परीक्षाओं के अंदर, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, जब भी भूकंप के बारे में आप सुनोगे तो भूकंप क्या होता है, भूकंप का परिचय, इसके बाद भूकंप की उत्पत्ति, भूकंप की उत्पत्ति, ठीक है, और उसके बाद भूकंप के प्रकार, भूकंप के प्रकार, और उसके बाद भूकंप का वितरण, किस प्रकार से भूकंप का वितरण किया गया है। ठीक है, भूकंप का वितरण, भूकंप का वितरण, और उसके बाद भूकंप का मापन, किस तरह से भूकंप का मापन किया जाता है, किस प्रकार से, किन स्केलों पर जो है भूकंप का मापन किया जाता है, भूकंप का मापन। ठीक है, तो जब भी भूकंप के बारे में सारे प्रश्न बनेंगे तो इन प्रश्नों के बारे में आप देखोगे तो भूकंप का परिचय, भूकंप क्या होता है और भूकंप की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। इसके अतिरिक्त आप देखोगे तो भूकंप के प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं भूकंप के, और उसके बाद भूकंप का वितरण, किन किन क्षेत्रों में भूकंप आता है और किस प्रकार से, कहाँ तीव्र आता है, कहाँ जो है मंद आता है, ये सारी बातें। बाकी भूकंप का मापन, भूकंप का मापन किस प्रकार से किया जाता है, किन किन स्केलों पर जो है भूकंप का मापन आपका जो है किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे भूकंप का परिचय, उसके बाद आपका होगा भूकंप की उत्पत्ति, फिर होगा आपका भूकंप के प्रकार, और उसके पश्चात आपका होगा भूकंप का वितरण, और फिर आपका जो है भूकंप का मापन किस प्रकार से हम करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। भूकंप होता क्या है। तो देखो, मान लीजिए पृथ्वी हमारी है और इस प्रकार से आप देखते होंगे, ये वाला क्षेत्र आपका कहलाता है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र, इसको कहते हैं दुर्बल मंडल। क्या कहते हैं इसको, इसको कहा जाता है दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल। और ये वाला क्षेत्र होता है स्थल मंडल का, स्थल मंडल, जिसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर। ठीक है, और ये होगा आपका एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। तो स्थल मंडल और दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल आप जानते हैं ये विरल माध्यम होता है और ये जो है ज़्यादा ठोस माध्यम होता है स्थल मंडल दुर्बल मंडल की अपेक्षा। तो जब भी हमने कहा यहाँ पे आप देखोगे कोई आंतरिक बल उत्पन्न होगा, तो देखिए जो भूकंप आता है आंतरिक बल और बाह्य बल दोनों के कारण आता है। तो जब भी भूकंप यहाँ पर उत्पन्न होगा, यहाँ पर, तो इसकी जो तरंगें उठेंगी उसके बाद ये सीधी रेखा में जब ऐसे जाएंगी तो ये जल्दी पहुंचती है। और हमने कहा थोड़ा सा इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, तो जब भी किसी भी ऊर्जा के द्वारा, जब भी हमने कहा गतिज ऊर्जा के द्वारा या किसी भी ऊर्जा के द्वारा ये यहाँ से तरंगे उठेंगी, क्योंकि आप जानते हैं आंतरिक जो ऊर्जा है पृथ्वी के अंदर, वहाँ पर जो हलचल होता है उसके बाद वहाँ से कुछ तरंगे उठती हैं, है ना। तो यहाँ से जो तरंगे उठती हैं दुर्बल मंडल के होते हुए यहाँ से, तो हमने कहा कम स्पीड में जाती हैं, उसके बाद जब
ये ठोस रूप पाती हैं, ठोस माध्यम पाती हैं, तो यहाँ पर स्पीड इसका ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ देखोगे तो इस केंद्र को, इसको क्या कहा जाता है, इसको मूल केंद्र कहते हैं, इसको हाइपोसेंटर या इसको मूल केंद्र कहा जाता है, मूल केंद्र कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जहां पर पहली बार ये तरंगे महसूस की जाती हैं, जहां पर ये ऊर्जा महसूस किया जाता है, इन तरंगों की ऊर्जा महसूस की जाती है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ईपी सेंटर, ईपी सेंटर कहते हैं, या इसे हम अधिकेंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। तो जहां पर पहली बार भूकंप का महसूस किया जाता है, भूकंप को महसूस किया जाता है, उसकी ऊर्जा को महसूस किया जाता है, उस केंद्र को क्या कहते हैं। और स्थल मंडल पर, जो हमारी सतह पर, सतह पर यहाँ पर उसको क्या कहेंगे, एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहेंगे। बाकी जहां से उत्पत्ति होगी इसकी भूकंप को, उसको भूकंप मूल कहा जाता है या इसको हाइपोसेंटर कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा भूकंप है। और भूकंप हमने कहा जब भी उत्पत्ति होगी, कैसे होगी, आइए देखते हैं इसको। तो भूकंप की उत्पत्ति, भूकंप की उत्पत्ति, तो भूकंप की उत्पत्ति जो होती है आप जानते हैं दो कारणों से हो सकती है। पहली बार देखेंगे तो बाह्य कारणों से हो सकती है, आंतरिक कारणों की। पृथ्वी के हमने कहा जो बाह्य ऊर्जा है उसके कारण भी भूकंप की उत्पत्ति होती है, और जो आंतरिक ऊर्जा है उसके कारण भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो भूकंप की उत्पत्ति में हम देखेंगे तो एक आपका प्राकृतिक कारण हो सकता है, इसमें प्राकृतिक कारण, और दूसरा आपका हो सकता है मानवीय कारण, ठीक है। तो प्राकृतिक कारणों में आप देखेंगे, प्राकृतिक कारणों में कौन कौन से कारण होते हैं जो भूकंप लाते हैं, भूकंप की उत्पत्ति करते हैं। तो यहां देखोगे आप, तो जैसे प्राकृतिक कारणों के अंदर तो विवर्तनिक क्रिया, इसके अलावा आप देखोगे तो प्लेटों के सहारे, प्लेटों के संचलन, ठीक है। तो विवर्तनिक क्रिया और प्लेटों के संचलन के कारण, या इसके बाद देखोगे तो जो आपकी पुनश्चलन सिद्धांत है, प्लेटों का पुनश्चलन या ज्वालामुखी क्रिया, ठीक। तो प्राकृतिक कारणों में विवर्तनिक क्रिया, प्लेटों का संचलन, प्लेटों का पुनश्चलन और ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप जो है आपके जो भूकंप आते हैं। जैसे आप देखोगे विवर्तनिक क्रिया में, तो विवर्तनिक क्रिया के अंतर्गत जब भी इसको देखोगे तो जो आप जानते हैं महाद्वीपों का विस्तार हो रहा है, महाद्वीपों के विस्तार के क्रम में जो प्लेटें हैं पृथ्वी की, वो जो है एक दूसरे से दूर जा रही है ना। तो महाद्वीपों का विस्तार हो रहा है और प्लेटें जो पृथ्वी की एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो जब दूर जाती हैं तो झटका, उस दौरान हमने कहा झटका महसूस होता है, जो हमने कहा ऊर्जा निकलता है, उससे भूकंप आता है। तो उसको विवर्तनिक क्रिया के द्वारा कहा जाता है प्राकृतिक कारणों में। बाकी प्लेटों के संचलन से, प्लेटों में हमने कहा आप देखोगे तो प्लेटों में संचलन होता है, प्लेटों के संचलन से, तो इसमें तीन तरह की गति होती है प्लेटों में, एक अभिसारी गति होती है, एक अपसारी गति होती है, और उसके बाद जो है संरक्षी गति होती है। इन तीनों गतियों के कारण प्लेटों में जो गतियां होती हैं उसको हमने कहा प्लेटों का संचलन कहा जाता है, उसके कारण भी भूकंप आता है ना। तो प्लेटों का पुनश्चलन, तो प्लेटें हमने कहा जब किसी कारण बस एक दूसरे से दूर जाती हैं या पास आती हैं, फिर बाद में जो है खुद को स्थापित करने की कोशिश करती हैं, खुद को संतुलित करने की कोशिश करती हैं, उस दौरान भी जो है झटका महसूस होता है, ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा से जो है भूकंप आता है। बाकी ज्वालामुखी क्रिया जब भी हमने कहा ज्वालामुखी क्रिया होगी, ज्वालामुखी विस्फोट होगा, उसके बाद जो है जो ऊर्जा निकलेगी उस ऊर्जा से हमने कहा कंपन होगा हमारी पृथ्वी में, तो उसको जो है कहा जाएगा कि ये जो है भूकंप की घटना है ना। बाकी मानवीय कारणों में आप देखेंगे
तो मानवीय कारणों के अंतर्गत जो चीजें होती है, मानवीय कारणों से जो भूकंप आता है आपका, तो इसमें आप देखोगे बांधों का निर्माण करना, बांधों का निर्माण करना, इसके अलावा परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण और परमाणु परीक्षण और उत्खनन प्रक्रिया, परमाणु विस्फोट, परमाणु दुर्घटनाएं, दुर्घटनाएं। इन सारे कारणों से जो मानवीय कारण होता है, मानवीय कारणों में बांधों का निर्माण, मानो बहुत बहुत बड़े बड़े जलाशय का निर्माण कर रहा है, तो जो पानी होता है और रिश्ता हमने कहा प्लेटों के अंदर, जब वो रिश्ता चला जाता है तो प्लेटों में फिसलन पैदा होती है, उसके कारण हमने कहा भूकंप आपका आ सकता है, आता है। और उसके बाद परमाणु परीक्षण जो होता है, जब हमारे परीक्षण किए जाते हैं, जो हमारा परमाणु परीक्षण किया जाता है, तो उससे जो भी हमारे पृथ्वी की सतह में कंपन उत्पन्न हो सकता है, उत्पन्न होता है। उत्खनन प्रक्रिया, जो हम बहुत सारे खनिज निकालते हैं, जैसे कोयला वगैरह है या बहुत सारे खनिज पत्थरों को तोड़ना है, तो बम लगाकर हमने कहा पत्थरों को तोड़ा जाता है इस प्रकार से। तो जब हम उसको तोड़ते हैं तो यहाँ पर जो है भूकंप की उत्पत्ति हो सकती है या होती है। बाकी परमाणु दुर्घटनाएं, बहुत सारी परमाणु दुर्घटनाएं होती रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो परमाणु, जैसे आप देखे होंगे चेरनोबिल की घटना जो रूस के अंदर हुई थी, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। या इसके अलावा आप देखे होंगे जो आपका फुकुशिमा दुर्घटना है, फुकुशिमा दुर्घटना है। तो इस तरह से परमाणु दुर्घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं, अनजाने में, अनचाहे में हो जाती हैं, तो उससे भी आपका भूकंप आता रहता है। तो ये मानवीय कारणों के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए प्राकृतिक कारणों में कौन कौन से हो सकते हैं भूकंप लाने के, तो आप बताओगे विवर्तनिक क्रिया, प्लेटों का संचलन, प्लेटों का पुनश्चलन, ज्वालामुखी क्रिया, और मानवीय कारणों में बांधों का निर्माण करना, परमाणु परीक्षण करना, या परमाणु जो दुर्घटनाएं होती हैं उसके तहत, या उसके अतिरिक्त आपका उत्खनन प्रक्रिया के जब खनिजों को निकाला जाता है तो चट्टानों को तोड़ा जाता है इस तरह से, तब जो आपका भूकंप आने की संभावनाएं होती है। ठीक है, ये सारे कारण हो सकते हैं आपके। तो मैंने कहा ये जो आपका विवर्तनिक क्रिया है, प्लेटों का संचलन है, प्लेटों का पुनश्चलन है, ज्वालामुखी क्रिया है, इन सारे कारणों से आएगा। उसके बाद आप देखते हो कि भूकंप जो होते हैं आपके, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, भूकंप के प्रकार। भूकंप के प्रकार, तो जो भूकंप के प्रकार होते हैं स्थिति के आधार पर देखोगे, तो स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर, तो ये जो स्थिति के आधार पर भूकंपों का वर्गीकरण किया गया है, ये गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया है। गुटेनबर्ग और रीटर ने जो है इसको जो है वितरित किया है। तो स्थिति के आधार पर गुटेनबर्ग और रीटर ने, गुटेनबर्ग और रीटर ने वितरण किया है। तो इनके अनुसार जो भूकंप होता है स्थिति के आधार पर 3 तरह का होता है, 3 प्रकार का होता है। आप देखोगे तो जैसे बाह्य भूकंप, उसके बाद मध्यवर्ती भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप, या इसे पाताली भूकंप भी कहते हैं, पाताली भूकंप कहा जाता है। इसके अलावा जो होता है आपका
वो होता है आंतरिक भूकंप। आंतरिक भूकंप स्थिति के आधार पर कि भूकंपों की स्थिति कहाँ पर है, किस तरह से है, ये जो है वितरित किया गया है इनको किसके द्वारा, गुटेनबर्ग तथा रिटर के द्वारा। गुटेनबर्ग एक दूसरे व्यक्ति है, देखिए दूसरे वर्ग जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का खोज किया था, वो गुटेनबर्ग जो दूसरे हैं, ये जो है भूगोल के वैज्ञानिक है, विद्वान है ना गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग और रिटर ने भूकंप का जो वितरण किया है, भूकंप को जो डिवाइड किया है 3 तरह से किया है, बाह्य भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और आंतरिक भूकंप। ठीक है, तो मध्यवर्ती भूकंप को आपका जो इसको पाताली भूकंप भी कहा जाता है, मध्यवर्ती भूकंप को। तो आप देखोगे तो ये जो बाह्य भूकंप होता है, ये 50 किलोमीटर, पृथ्वी की जो सतह है उसके 50 किलोमीटर के ऊपर से होता है, और ये लगभग आप देखोगे तो 150 किलोमीटर से लेके, ये मैंने कहा 50 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से ऊपर, यहाँ देखोगे आप तो ये पृथ्वी है, तो 50 किलोमीटर ये पृथ्वी की सतह के ऊपर इसको कहा जाता है बाह्य भूकंप। और उसके बाद आप देखोगे 150 से लेकर 300 किलोमीटर, ये जो क्षेत्र होता है 150 से लेकर 300 किलोमीटर, यहाँ पर आपको मध्यवर्ती या पाताली भूकंप दिखाई देगा, उसको कहा जाता है। बाकी आंतरिक भूकंप आपका इसके नीचे वाले भाग में होता है, ठीक है, मध्यवर्ती भाग में। तो जब भी पूछा जाए, गुटेनबर्ग और रिटर ने ही वितरण किया है भूकंप को 3 प्रकार से। इसके बाद आपका जो होता है भूकंपी तरंगे, भूकंपी तरंगे तो भूकंपी तरंगों के अंतर आप देखोगे तो प्रमुख रूप से कौन कौन सी भूकंपी तरंगे हैं, तो इसको 2 तरह से विभाजित किया गया है। एक आपका काय तरंगे कहा जाता है, या इसको प्रत्यक्ष तरंगे कहते हैं, प्रत्यक्ष तरंगे। और दूसरा जो होता है आपका, वो होता है बाह्य तरंगे। बाह्य तरंगे या इसको अप्रत्यक्ष तरंगे कहते हैं, अप्रत्यक्ष तरंगे। ठीक है, तो काय तरंगे या इसको प्रत्यक्ष तरंग कहा जाता है, और बाह्य तरंगे या इसको अप्रत्यक्ष तरंगे कहा जाता है भूकंपी तरंगों के अंतर्गत। तो बाह्य तरंगों में काय तरंगों में आप देखोगे तो काय तरंग मतलब जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, उनको काय तरंग या प्रत्यक्ष तरंग कहा गया है। तो यहाँ पर देखोगे तो प्रमुख रूप से पी तरंगे और आपकी आती हैं यस तरंगे आती हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत आप देखोगे तो आपकी यल तरंग आती है, यल तरंगे। तो ये 3 तरंगे होती हैं, जो काय तरंगे या प्रत्यक्ष तरंगे। काय तरंगे कहने का मतलब जो पृथ्वी के अंदर भाग में जो तरंगे उत्पन्न होती है उनको काय तरंग कहा जाता है या प्रत्यक्ष तरंग कहा जाता है, क्योंकि भूकंप की उत्पत्ति जो है वहीं से होती है, इसीलिए उसको काय तरंग कहा गया है। तो पी तरंग, यस तरंग और जो बाह्य तरंगे हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है यल तरंगे कहा जाता है। तो ये पी, यस और यल 3 तरंगे हैं। इसके अलावा जो तरंगे होती हैं, कुछ तरंगे और हैं, आप देखोगे तो पी और यस के बीच में एक तरंग होती है, उसको कहा जाता है पीजी तरंगे। क्या कहते हैं उसको, तो उसको मैंने कहा पीजी तरंग कहा जाता है, पीजी तरंग कहते हैं। ठीक है, तो पी और यस के बीच में पीजी तरंगे होती है, और यस और यल के बीच में आपकी एसजी तरंग होती है। ठीक है, और इसके अलावा आप देखोगे तो पीजी और एसजी, इन तरंगों के बीच में देखेंगे तो एक आपकी होती है पी स्टार तरंग, और एक होती है आपकी यस स्टार तरंग। तो बताने का मतलब इतना है, कहने का तात्पर्य इतना है कि इन सारी तरंगों के बारे में आपको पता होनी चाहिए। पी तरंग है, यस तरंग है, यल तरंग है, इसके अतिरिक्त आपकी क्या कहते हैं पीजी तरंग है, और एसजी तरंग है, पी स्टार तरंग है, और
यस स्टार तरंगे है। तो कुल कितनी तरंगे हो गई? 7 तरंगे। यहाँ से लिखूं अगर मैं तो पी तरंगे, उसके बाद यस तरंगे और यल तरंगे और पीजी तरंगे और यस जी तरंगे, यस जी तरंगे और इसके अलावा आपकी पी स्टार तरंगे और यस स्टार तरंगे। 2 2 4 5 6। तो जब भी भूकंपी तरंगों के बारे में पूछा जाए कि भूकंपी तरंगे कौन कौन सी है, तो यही 7 तरंगे अब तक हमने कहा खोजी गई हैं, 7 तरंगे। तो आप नॉर्मली 3 तरंगों के बारे में जानते हैं, जैसे पी है, यस है और यल है। तो इसके अलावा ये भी होती है, इसको आप बाद में याद रखोगे, बार बार इसको पूछा जा सकता है, तो इसको पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद रखो यहाँ से, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो आपका अगला होता है, इसके अंतर्गत इनकी प्रकृति क्या होती है, इन तरंगों की किस तरह की होती है। जैसे आप देखोगे पी तरंगे, पी तरंगे, ठीक है, यस तरंगे, यस तरंगे या इसके अलावा आपका यल तरंगे। तो इनकी विशेषता क्या है, पी तरंगों की विशेषता क्या है और यस तरंगों की विशेषता क्या है और यल तरंगों की विशेषता क्या है, ये हमसे पूछा जाता है, या यहाँ से जो फैक्ट बनते हैं, आपके तथ्य बनते हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। जैसे आप देखोगे तो ये आपकी जो पी तरंग है, ठीक है, इसको कहा जाता है प्राथमिक तरंग, प्राथमिक तरंग, या इसे कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। तो प्राथमिक तरंग या इसको क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं, या इसको प्रत्यक्ष तरंग भी कह दिया जाता है, प्रत्यक्ष तरंग। तो प्राइमरी वेव्स या प्राथमिक तरंग या अनुदैर्घ्य तरंग या प्रत्यक्ष तरंग कौन सी है, पी तरंग को कहा जाता है। और ये पी तरंगे जो है तीनों माध्यमों में चलती हैं, तीनों माध्यमों में, तीनों माध्यमों में विचरण कर सकती हैं, विचरण कर सकती हैं, विचरण कर सकती हैं, ठीक है। तो तीनों माध्यमों में, ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों में ये तरंगे चल सकती हैं, पी तरंगे, जो हमने कहा प्राथमिक तरंगे, प्राइमरी वेव्स हैं, है ना, भूकंपों के अंतर्गत जो सबसे पहले उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले उत्पन्न होने वाली तरंगे कौन है, पी तरंगे हैं, प्राथमिक तरंग इसीलिए कहा जाता है इसको। उसके बाद यस तरंगे हैं, यस तरंगों की क्या विशेषता है, तो यस तरंगे जो होती हैं इन्हें द्वितीयक तरंग कहते हैं, द्वितीयक, या इसे गौड़ तरंग कहा जाता है, गौड़ तरंग। और इनकी विशेषता क्या होती है, अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ प्रकार की, ठीक है। तो जो इस तरंगों के अंतर्गत जो ऊर्जाएं निकलती हैं, जो ऊर्जा निकलती है यहाँ से, जिस ऊर्जा का निष्कासन होगा यहाँ पर, तो द्वितीयक प्रकार की तरंगे, मतलब पहले पी तरंगे, उसके बाद जो तरंगे होंगी उसको यस तरंग कहा जाता है, और ये गौड़ या इसको अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। तो अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य का मतलब होता है जो जिनके कणों की संचलन की दिशा और जो है कणों के दोलन की दिशा एक ही दिशा में हो, उसको अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। बाकी अनुप्रस्थ क्या होता है, अनुप्रस्थ हमने कहा इसके कणों के दोलन की दिशा जो होती है वो संचरण की दिशा में नहीं होती, ठीक है। बाकी यल तरंगे हैं, यल तरंगों की क्या विशेषता, और ये जो आपके यश तरंगे हैं, ये जो है केवल जो है ठोस माध्यम में चलती है, इसको याद रखिएगा, केवल केवल ठोस माध्यम में, ठोस माध्यम। और जो यल तरंगे होती हैं, इनकी क्या विशेषता होती है, यल तरंगों को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है तृतीयक, या इसको लब तरंगे, लब तरंगे, या इसको रीगल, रिलीग तरंगे कहते हैं, रिलीग, रिलीग तरंगे, रिलीग तरंगे, ठीक है।
तो जो यल तरंगे हैं इनको तृतीयक तरंगे या हमने कहा लव तरंगे, रेलिक तरंगे या दीर्घ तरंग कहा जाता है, या इसको दीर्घ तरंग भी कहते हैं, दीर्घ तरंग। ठीक है, तो आपसे जब भी पूछा जाए तो यल तरंगों के बारे में, तो ये तृतीयक तरंग है, तृतीयक तरंग है, और लव तरंग कहा जाता है इसको, या रेलिक तरंग कहते हैं, या इसको दीर्घ तरंग कहते हैं। तो लव तरंग इसलिए कि एच डी लव एक विद्वान थे, इनके द्वारा एच डी लव के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी, इस तरंग की, ये यल तरंग की, इसीलिए इसका नाम लव तरंग भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो आपकी तृतीयक जो आपकी तरंग है, जो यल तरंग है, यल तरंग ये तीनों माध्यमों में चलती है, तीनों माध्यमों में विचरण कर सकती है, तीनों माध्यमों में विचरण कर सकती है, विचरण कर सकती है। ठीक है, तो जब भी तरंगों के बारे में पूछा जाए तो मैंने भूकंपी तरंगों के बारे में 7 तरंगों का नाम लिया है। तो 7 तरंग जैसे पी है, आपकी यस है, एल है, और आपकी पीजी है, एसजी है, पी स्टार है और यस स्टार है। तो विकल्प में दिया रहता, पूछा आता कौन भूकंप तरंग निम्न में से नहीं है, इस तरह से प्रश्न आता है आपका। तो सारी तरंगों के बारे में आपको पता होना चाहिए, बाकी इनकी विशेषताएं क्या होती है, पी तरंगों की, एस तरंगों की, यल तरंगों की। तो आप याद रखिएगा, पी तरंगे जो है ये अनुदैर्घ्य प्रकार की होती हैं, यस तरंगे आपकी जो है ये अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, बाकी यल तरंग जो होती है आपकी दीर्घ प्रकार की होती है। इसको दीर्घ तरंग कहा जाता है, क्योंकि जो इससे यल तरंगों से ऊर्जा निकलती है तो थोड़ा हमने कहा लंबी दूरी तय करती है, इसीलिए दीर्घ तरंग इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमने कहा तरंगों के बारे में, तरंगों की प्रकृति के बारे में। इसके बाद आपका होता है भूकंपों के अंतर्गत भूकंप का मापन। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि जो केवल ठोस माध्यम में चलती है तो आप बताओगे यस जो है ठोस माध्यम में चलती है, और ये जो यल तरंग है ये सर्वाधिक घातक तरंग होती है। सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी अगर पूछा जाए, सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है, तो आप बताओगे यल तरंग जो है ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे भूकंप का मापन कैसे करते हैं हम, किस प्रकार से भूकंप का मापन किया जाता है। भूकंप का मापन, भूकंप वितरण हमने नहीं देखा ना, वितरण भी देख लेते हैं कि भूकंप का वितरण कैसे होता है, किस प्रकार से भूकंप का वितरण किया गया है। भूकंप का वितरण, तो जो भूकंप का वितरण किया गया है किस प्रकार से किया गया है, 4 तरह से किया गया भूकंपों का वितरण। जैसे आप देखोगे तो 4 प्रकार से भूकंप का वितरण किया गया है। परिप्रशांत पेटी, परिप्रशांत पेटी, परिप्रशांत पेटी, इसके अलावा आपका मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक, मध्य अटलांटिक पेटी, और इसके बाद आपका महाद्वीपी पेटी, महाद्वीपी पेटी, और आपका अन्य पेटी, अन्य पेटी। तो भूकंप का वितरण 4 प्रकार से किया गया है। परिप्रशांत पेटी आपकी जो सबसे बड़ी पेटी है भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत, उसके बाद आपकी मध्य अटलांटिक पेटी है, और मध्य अटलांटिक पेटी के बाद आपकी महाद्वीपी पेटी है, और महाद्वीपी पेटी के बाद जो है अन्य पेटियां आती हैं, जहां पर कभी कभी भूकंप आ जाता है, ज़्यादा नहीं आता, या हमने कहा कभी नहीं भूकंप वहां देखा गया लेकिन आ जाता है, तो उसको अन्य पेटियों के अंतर्गत जो है रखा जाता है। ठीक है, तो अन्य पेटियों के अंतर्गत उसको रखा जाता है। तो परिप्रशांत पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, महाद्वीपी पेटी या अन्य पेटियां। जैसे हम भूकंप का वितरण अगर देखें यहाँ, ठीक है, विश्व के अंतर्गत, तो यहाँ आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे
ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और इधर भी, तो क्योंकि आप जानते हैं ना पीछे से ग्लोब हमारा पृथ्वी जो है पीछे से, यही वाला पीछे इधर भाग है और यही वाला भाग इधर है, तो पीछे की तरफ जब भी हम देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है ये परिप्रशांत पेटी कहलाता है। और ज्यादातर हमने कहा विश्व में ज्यादातर भूकंप कहाँ आते हैं, इसी पेटी के अंतर्गत आते हैं, परिप्रशांत पेटी के अंतर्गत आते हैं, है ना। और इसी के अंतर्गत आप देखोगे तो आपका जो रिंग ऑफ फायर है, जहाँ पर ज्वालामुखी बहुत ज्यादा आता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया बहुत ज्यादा होती है, वो रिंग ऑफ फायर उसको कहा गया है। तो रिंग ऑफ फायर, क्योंकि ज्वालामुखी प्रक्रिया ज्यादा होगा, ज्वालामुखी विस्फोट ज्यादा होगा, तो वहां पर भूकंप भी ज्यादा आएगा, है ना, क्योंकि ज्वालामुखी एक कारण है भूकंप आने का। तो ये वाला जो क्षेत्र है प्रशांत महासागर का इस तरफ का और इस तरफ का, वही जो पीछे का भाग है पूरा तरह मिला हुआ हो ना पीछे ग्लोब में, तो यहाँ पर जो ये भूकंप ज्यादा आता है और ये विश्व का सबसे बड़ा भूकंपी क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद आप देखोगे ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र इसको कहा जाता है मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, इसके अंतर्गत भी भूकंप आता है। और आप देखोगे मध्य अटलांटिक कटक है यहाँ पर इस तरह से फैला हुआ है, ऐसे मध्य अटलांटिक कटक जो महासागर के अंदर सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कहलाती है, उसको कहा जाता है मध्य अटलांटिक कटक। एक तो हमारी सतह पर स्थल मंडल पर स्थल पर जो सबसे बड़ा पर्वतमाला वो कौन सा है, एंडीज है। ये जो एंडीज है ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है जो स्थल भाग पर है। लेकिन समुद्र भाग में जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला वो कौन सी है, वो मध्य अटलांटिक कटक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। तो ये भी जो है मध्य अटलांटिक पेटी ये भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बाकी आप देखोगे इस प्रकार से महाद्वीपों के अंदर कुछ भाग में इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से ये कहलाता है महाद्वीपीय पेटी भूकंप के अंतर्गत। तो महाद्वीपीय पेटी महाद्वीपों के अंतर्गत, जैसे आप देखोगे अभी हाल में तुर्की के अंदर जो आपका भूकंप आया था, इस तरह से आपका नेपाल के अंदर भूकंप आया था, भूकंप आता रहता है, नेपाल के अंदर भूकंप आया था या तुर्की के अंदर भूकंप आया था, तो ये सारे रखे जाते हैं महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत भूकंपी क्षेत्र, है ना। उसके बाद आपका होता है जो अन्य क्षेत्र होते हैं, बाकी अन्य क्षेत्रों के अलावा आपका अन्य क्षेत्र, ठीक है, अन्य क्षेत्र। तो ये हो गया परिप्रशांत पेटी, महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी और अन्य क्षेत्र। अन्य क्षेत्र का मतलब होता है जहां पर हमने कहा कभी भूकंप नहीं आया या आ जाता है या ज्वालामुखी प्रक्रिया के अंतर्गत वहां भूकंप आता है, तो जो है उसको कहा जाता है अन्य क्षेत्र के अंतर्गत, भूकंपी पेटी के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे आप देखोगे यहाँ इंडोनेशिया के पास, ठीक है, इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी कराकाटोआ, और इसमें बार बार विस्फोट होता रहता है इंडोनेशिया के अंदर। और इसके अंदर आप देखोगे तो भूकंप यहाँ आता है, जब भी विस्फोट होता है कराकाटोआ में तो पूरा आसपास का क्षेत्र जो है कंपित कर जाता है, हिल जाता है। तो यहाँ पर भी भूकंप आता है कराकाटोआ ज्वालामुखी के जो विस्फोट होने का कारण, ठीक है। तो ये सारे अन्य क्षेत्र आते हैं भूकंपी पेटी के अंतर्गत। तो जब भी भूकंप का वितरण पूछा जाए तो ये 4 पेटियों में डिवाइड किया गया है विश्व को भूकंपी क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद होता है आपका भूकंप का मापन। भूकंप का मापन कैसे करते हैं? भूकंप का मापन, तो भूकंप को कैसे मापते हैं हम? इसके लिए कोई स्केल, कोई पैमाना तो होगा ही। भूकंप कैसे मापा जाए? तो जो स्केल है, जो पैमाना है भूकंप को मापने का, देखिए बहुत कोई सटीक, हमने कहा सटीक जानकारी जो है भूकंप के बारे में हम लगा नहीं सकते। अभी ऐसा कोई टेक्नोलॉजी जो है विकसित नहीं किया गया है कि बहुत सटीक जानकारी दे पाए भूकंप आने का, पहले से जानकारी उसकी दे पाए, है ना। तो थोड़ा सा हम कुछ थोड़ा बहुत अनुमान लगा पाते हैं। तो आप देखोगे भूकंप मापन इसका कैसे किया जाता है, तो प्रमुख रूप से 3 स्केल हैं। एक देखोगे रोसी फेरल स्केल है यहाँ पर, रोसी फेरल। इसके अलावा देखोगे तो मार्केली स्केल है, मार्केली स्केल।
ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो है आपका वो है रिटर स्केल, रिटर स्केल। तो रोसी-फेरल स्केल, मार्केली स्केल, ये अनुभव के आधार पर इसका पता लगाया जाता है, अनुभव के आधार पर भूकंप का पता लगाता है रोसी-फेरल जो स्केल है। उसके बाद मार्केली स्केल पर देखेंगे तो कुछ अंक अंकित रहते हैं जो 1 से 12 तक होते हैं, 1 से 12 तक। तो 1 से 12 तक के अंकों को जो है रीड करके उसकी तीव्रता बताई जाती है कि कितना कंपन हो रहा है या भूकंप की तीव्रता कितनी है, 1 से 12 तक के अंकों को जो है रीड करके। उसके बाद आप देखोगे रिटर स्केल है, तो रिटर स्केल में ये जो अंक होता है 0 से लेकर 9 तक होता है, 0 से लेकर 9 तक होता है। और हमने कहा सबसे सटीक जानकारी, अगर इसकी तुलना करें, इन तीनों में कंपेयर करें, तो जो सबसे सटीक जानकारी देता है वो आपका रिटर स्केल देता है भूकंप के बारे में, ठीक है। तो ज़्यादातर हमने कहा प्रयोग जो है इसी का किया जा रहा है, रिटर स्केल का। रिटर विद्वान के द्वारा ये स्केल बनाया गया है। तो उनके जो इस स्केल पर 0 से लेकर 9 तक अंक अंकित रहते हैं और उन अंकों को पढ़कर रीड करके उसकी तीव्रता को पता लगाया जाता है। वैसे माना जाता है 6 से ज़्यादा अंक वाला जो तीव्रता जो भूकंप होता है वो अधिक विनाशकारी होता है, वो तीव्रता वाला ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब भी भूकंप के मापन के बारे में पूछा जाए तो ये तीनों जो है आप स्केल याद रखिएगा, रोसी-फेरल स्केल, मार्केली स्केल, रिटर स्केल। कभी कभी यहाँ पर एक स्केल दिया जाता है आपसे, जैसे आप पूछोगे ये मरकरी स्केल, मरकरी स्केल। तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से भूकंप मापने का कौन सा स्केल नहीं, कौन सा पैमाना नहीं है। तो ये मार्केली की जगह लोग क्या पढ़ लेते हैं, मरकरी पढ़ लेते हैं, मरकरी स्केल। तो मरकरी कोई स्केल नहीं भूकंप मापने का, वो है मार्केली स्केल, ठीक है। तो याद रखिएगा ये मरकरी जो है कोई स्केल नहीं है, तो जो स्केल है आपका मार्केली स्केल है। तो ऑप्शन में कभी कभी वही दे दिया जाता है। तो 3 स्केल है, रोसी-फेरल और मार्केली स्केल और आपका रिटर स्केल। इनके द्वारा जो है भूकंप की तीव्रता या भूकंप किस को पहले से अनुमान लगाने का थोड़ा सा जो इसके माध्यम से मापा जाता है, ठीक है। तो जब भी भूकंप के बारे में कोई भी चीज़ आपसे पूछी जाएगी तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि भूकंप क्या है, भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, भूकंप के प्रकार कौन से हैं, भूकंप की तरंगे कौन कौन सी हैं, यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इस श्रृंखला में मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास जो होगा हमारा इसी का जो है प्रैक्टिस वीडियो होगा, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, इसी संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला हम आगे चलाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।